जियोपॉलिटिक्स में आप किस रूट पर हैं यह डिसाइड करेगा कि आपकी रूट्स कितनी गहरी होंगी, क्योंकि रूट्स के थ्रू ट्रेड है, रूट्स के थ्रू ट्रूप मूवमेंट है, यानी कि सुरक्षा और सामर्थ्य, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, वो कहीं ना कहीं रूट से कनेक्ट करता है। जैसे सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमिया, तो अल्टीमेटली कनेक्टिविटी तो थी जिसकी वजह से आप ट्रेड भी करते हो, साथ में आइडियाज भी ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद मॉडर्न टाइम में जब आप एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखते हो, यानी कि यूरोपियंस दुनिया में जगह जगह आए, एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में भी आए और वहां पर अपनी कॉलोनीज बना ली। तो कैसे बनाई, उसके लिए जरूरी क्या था? इफेक्टिव रूट्स, इफेक्टिव रूट्स, क्योंकि ऐसे तो कह देंगे कि लैंड के थ्रू तो आ ही सकते थे, लेकिन ट्रबलसम था भाई, इतने सारे बैरियर्स थे, हर्डल्स थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, तो ऐसा रूट चाहिए था जो सुगम हो। तो इसी वजह से स्पाइस रूट्स और फिर एक्सप्लोरेशन, उसके थ्रू आगे बढ़ती रही कहानी। पर्शिया का नाम सुना है आपने, जहां पर आज आप ईरान को देखते हैं, वो इस समय पर, मतलब अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, एंशिएंट मिडिवल, वो वन ऑफ द एनरिच्ड सिविलाइजेशनल जोन कहा जाता था। इवन सीरिया जो आजकल न्यूज में जहां पर आप तबाही का मंजर देखते हैं, ये देखिए, ये भी इस रूट पर पड़ता था। दिस इज उज्बेकिस्तान, देन ये रहा सीरिया। और जहां डेमेस्कस है ना, आज डेमेस्कस वाज कंसिडर्ड एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ दिस रीजन। आज इस रीजन की पावर आप सऊदी को कहते हैं, लेकिन उस टाइम पर सीरिया वाज द पावर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिस रूट पर होते हैं वही आपकी रूट्स को डिसाइड करता है। क्योंकि अगर आप ट्रेड की रूट पर हैं तो जाहिर सी बात है भाई, आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, बेहतर तकनीक आ सकती है आपके पास। तो आज के टाइम पर हम दुनिया में एक इमर्जिंग कॉरिडोर वॉर देख रहे हैं। तो डिफरेंट कॉरिडोर्स हैं, जैसे BRI, INSTC, ऐसे ही यू कैन से PGII, अफ्रीका अपना बना रहा है, लैटिन अमेरिका अपना बना रहा है, और उसमें भी डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं कि नहीं, चाइना कह रहा है आई शुड हैव माय शेयर, यूरोप कह रहा है आई शुड हैव माय शेयर। तो कहने का मतलब है ये जो कंटेस्टेशन है, दिस इज इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमें जानना होगा इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, इंडिया इनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, पता होना चाहिए। जैसे BRI में आप दो कंपोनेंट देखते हैं, एक तो लैंड वाला रूट है और एक ये मैरिटाइम रूट है। कुछ लोग कहेंगे सर मैरिटाइम रूट में क्या ही कॉरिडोर बनाना है? अरे पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे ना। जब तक पोर्ट्स नहीं होंगे तो तब तक आप अपने ट्रेड को सिक्योर कैसे कर सकते हो? या उन पोर्ट्स को अगर डुअल यूज आपको रखना है, यानी कि मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो भी आपको लॉन्ग टर्म लीज चाहिए कि आपकी स्टेट कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म लीज रहेगी। तो भाई आपकी सरकारी कंपनी है ना, तो सरकार अगर किसी अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है करा देगी। आई थिंक आप कनेक्ट कर रहे होंगे हम्बन टोटा पोर्ट की स्टोरी से। और अगर BRI है तो इसका एक अल्टरनेटिव भी है, IMEC। INSTC है तो इसका अल्टरनेटिव भी IMEC को ही कहा जा रहा है। IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद है आपको जो G20 इंडिया में हुई, उसमें इसका आह्वान किया गया था, बाइडेन ने कहा था इट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। क्या वाकई? आंसर इज यस। फिर उसके बाद आप लोगों ने सोचा होगा कि अरे उसके इस रीजन में यहां से आप लेकर जाने की बात कर रहे हैं, यहां तो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट और फिर इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, तो अल्टीमेटली फिर यहां से बनेगा कैसे? तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि अभी क्या चल रहा है। ऑल इज नॉट गोन। अगर पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इसको हमें स्ट्रेंथन करना जरूरी है, जिससे चाइना के कॉरिडोर्स पर डिपेंडेंस यूरोप की कम हो, जो कि बढ़ती जा रही है। तो हमें आगे तक की सोचकर चलनी पड़ेगी ना, राइट? प्लस रशिया अपना दमखम दिखा रहा है INSTC में। अभी जब रशिया पर सैंक्शंस लगे तो कोल जो इंडिया में इंपोर्ट हुआ, तो रशिया ने कहा कि इंडिया INSTC का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल कीजिए। तो वो भी एक कंपटीशन यहां पर चल रहा है। यह भी सामने बात आई कि शायद ईरान ने जानबूझकर हमास को पुश किया था इजराइल पर अटैक करने के लिए, जो लास्ट जहां से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। कारण क्योंकि उससे ठीक पहले IMEC की बात हुई, और IMEC की बात होने का मतलब है ईरान के पास जो अपॉर्चुनिटी है INSTC के थ्रू दोबारा से ग्लोबल ट्रेड रूट पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनने का, वो अपॉर्चुनिटी यूएस से उससे मतलब उससे खींचना चाहता, मतलब उसको साइडलाइन कर रहा है। क्योंकि ये देखिए, ईरान है यहां पर, लेकिन ये कॉरिडोर क्या ईरान के थ्रू जा रहा है? नहीं, इंडिया से UAE, UAE से सऊदी, सऊदी से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, और इजराइल से फिर यूरोप। तो इसको तो साइडलाइन ही कर दिया ना। और मैंने क्या कहा, अगर आप ट्रेड रूट पर हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी,
इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो गए, तो ईरान कैसे चाहेगा? तो कई बार जो युद्ध आप देख रहे हैं दुनिया में धर्म के नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, उसके पीछे की कहानी जो है वो एक डीप स्ट्रेटजी हो सकती है। अगले 50 साल में कौन ज्यादा ताकतवर होगा उसकी कहानी हो सकती है। तो जैसे पीजीआई मैंने अभी जिक्र किया, इसका हम अपडेट देखेंगे। फिर ऐसे ही ग्लोबल गेटवे, यूरोपियन यूनियन, यानी कि जिसके पास सामर्थ्य है ना, वो अपने सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए अब इस कॉरिडोर वॉर में एंगेज है ही। रशिया आईएनएसटीसी पर तो फोकस कर ही रहा है, उसकी दूसरी बेट है और मतलब सबसे स्ट्रांग बेट है एनएसआर पर, यानी कि नदर्न सी रूट। आर्कटिक के जो आइस हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक नया रूट ज़्यादा यू कैन से लॉजिकल बन जाएगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, तो जाहिर सी बात है दुनिया उस तरफ जाएगी कि भाई एशिया से अगर जाना है आपको, फॉर एग्जांपल एशिया वाली साइड से अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल यूएसए की साइड, तो आप अभी स्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिटेरियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप यूरोप में नदर्न सी रूट से भी जा सकते हैं, आर्कटिक के रास्ते भी जा सकते हैं। लेकिन आर्कटिक पर कौन बैठा है? रशिया। रशिया कहेगा पैसा तो लगेगा, देखो ट्रांजिट फीस देनी पड़ेगी, प्लस ऑयल एंड गैस के नए रिजर्व्स मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आज रशिया को आप जहां पर देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं रशिया तुम यूक्रेन को नहीं हरा पाए, बताओ यार, यूक्रेन टक्कर दे रहा है तुम्हें। चलो यूक्रेन को बाकी देश सपोर्ट कर रहे हैं, बट यू आर सेइंग कि ये तो स्पेशल मिशन है और 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। कहाँ हुआ है 3 हफ्ते में खत्म? तो आज रशिया इन कंपैरिजन टू यूएस से वीक है। लेकिन जो कॉरिडोर का वॉर है, और अगर रशिया अपने मिशन में कामयाब हो जाता है, आईएनएसटीसी और एनएसआर, तो समझ लीजिएगा जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएगी रशिया के फेवर में। मतलब रशिया के पास इतने रिसोर्सेस होंगे, ऐसा रूट होगा कि यूएसए कहेगा कि रशिया चलिए ऐसा करते हैं कि शांति का रास्ता अपनाते हैं। ये यूरोपियन देश ही हैं जो हमें दुश्मन बनाते रहते थे। तो यू कैन सी सरप्राइजिंग कोलैबोरेशंस इन जियोपॉलिटिक्स इन फ्यूचर ड्यू टू दीज कॉरिडोर्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज कॉरिडोर्स। फिर आप सोचेंगे कि यार मतलब कुछ क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए कि कैसे ट्रेड रूट्स डिफरेंट है। तो भाई लोकेशन, उस लोकेशन पर कौन है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, यह डिफाइन करता है कि उस ट्रेड रूट की क्या इंपॉर्टेंस है। अरे रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता, रास्ते पर कौन है, वो रास्ता किसको कनेक्ट कर रहा है, उससे रास्ते का नाम बनता है कि नहीं? और ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट पता लगेगा कि किसके हित में क्या है, उसी से तो सारी कहानी पता लगेगी। अब इतना ज्यादा हम इसकी तरफ जा क्यों रहे हैं? व्हाई दिस कॉरिडोर हैज बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स? पहली बात, ग्लोबल इनस्टेबिलिटी ने आंखें खोल दी हैं इन देशों की। अगर इनस्टेबिलिटी होती है और इनका डिपेंडेंस है मान लीजिए स्वेज के रूट पर, कि स्वेज कैनाल से ही हमारा ट्रेड होगा, और स्वेज कैनाल पर मान लीजिए हूथी रेबल्स बैठे हैं, जैसे आपने यहां पर देखा यमन के इस वाले पार्ट में हूथीज का कंट्रोल है, और हूथीज पर हाथ किसका है? पैसे और हथियारों का, ईरान का। प्लस हूथीज यहां पर भी अटैक कर रहे हैं सऊदी अरब में, और कह रहे हैं कि अच्छा ईरान के खिलाफ हो, ब्रिटेन आपका जहाज यहां पर डुबा देंगे, यूएसए आप अपने कमर्शियल जो आपके कंटेनर्स हैं उसको यहां से आप लेकर जाकर दिखाओ, हम अटैक करेंगे। और फिर उधर से यूएसए इन पर अटैक कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है इस रूट का, वो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप खुद सोचो, जिस रास्ते पर आपका ट्रस्ट नहीं होता, आप सेफ हैं कि नहीं, आप क्या करते हो? उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? सेम यही लॉजिक है। अगर इस पे इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा था लेकिन इस वजह से अब इस पे ट्रस्ट कम हुआ है, तो अल्टरनेटिव ढूंढे जाएंगे, और अल्टरनेटिव अगर कॉस्टली हैं तो भी बताओ आपकी सेफ्टी फर्स्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब पता है इस रास्ते पर नुकसान है तो चलो यार थोड़ा दूसरे वाला रास्ता ले लेते हैं, सेफ तो रहेंगे। और इसी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। एग्जांपल देता हूं, इस ग्राफ से देखिए, केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका के रास्ते जाना पड़ रहा है, और उसमें मतलब उसका जो ट्रेड वॉल्यूम है देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, ये ग्राफ बता रहा है। और जो स्वेज कैनाल है उसका देखिए ट्रेड वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ है, राइट। कॉस्ट देखिए, ये जो HC दिख रहा है ये हाई क्यूबिक यूनिट है। तो पहले अक्टूबर नवंबर 2023 की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेड रूट पर सैंपल अगर हम मान लें $1000 हमारा कॉस्ट आ रहा था ट्रांसपोर्ट का। फिर दिसंबर 2023 में 1200 से 1800, और फरवरी 2024 वाला जो डेटा है उसके हिसाब से 5500 से 6500। सोचो अगर ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी महंगा होगा कि नहीं होगा? और वो महंगा होगा तो उसका कंजप्शन डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? और अगर उसका कंजप्शन डिक्रीज हुआ, क्योंकि भाई वो महंगा है तो लोग कम खरीद रहे हैं,
कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहां से वो प्रोडक्शन हो रहा था, क्या वो उतना प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वहां पर जो लोग जॉब कर रहे थे, हो सकता है अब उतनी जॉब ना रहे, राइट। प्रॉफिट तो नेगेटिवली इंपैक्ट हुए ही हुए, प्रॉफिट नेगेटिवली इंपैक्ट हुए तो उस गवर्नमेंट का टैक्स भी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ। तो देख रहे हैं ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। इसी वजह से कॉरिडोर्स नए बनाने की जरूरत है, जिससे कि एक पर डिपेंडेंट ना रहे। इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलेंस, कि अगर कुछ भी उठापटक हो जाए दुनिया में तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है। प्लस ग्लोबल पावर कंपटीशन चल रहा है इसमें, इस वजह से भी आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉरिडोर तुम्हारे लिए नुकसान को तुम्हारे लिए फायदा हो सकता है। कारण देखिए, वी आर लिविंग इन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। एक्चुअली एक स्कॉलर हुए जोसेफ नए कहते हैं कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ना अभी 3D है। हमने पूछा 3D क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो, मिलिट्री की बात करें तो यूनिपोलर है वर्ल्ड, मानो या ना मानो हकीकत ही है। ये जोसेफ नए कह रहे हैं, बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। हमने कहा प्रूफ करो, तो उन्होंने कहा कि टेक एग्जाम्पल व्हाट यूएसए कैन डू मिलिटरीली। क्या कोई और ताकत है जो उसको काउंटर कर सके, उसको उसके बराबर भी कर सके? आंसर इज नो। यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है वो 25 साल आ गया है कम से कम, मतलब रफ आइडिया दे रहा हूं। अरे आप ये एग्जांपल ले लो, यूएसए के स्टील बॉम्बर्स ईरान में आते हैं, अटैक करके चले जाते हैं। क्या किसी और देश के पास ये टेक्नोलॉजी है? नहीं, रशिया के पास भी नहीं है, चाइना भी इस पर काम कर रहा है। तो ये तो केवल एक एग्जांपल है, ऐसे कई टेक्नोलॉजीज हैं। तो यार ये तो बात सिद्ध होती है यार, अगर हम मिलिट्री की बात करें तो यूनिपोलर है। लेकिन जोसेफ ने कहते हैं सेकंड डी में कि जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से वर्ल्ड मल्टीपोलर है। तो अब समझिए, जब इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है तो हम तो कहते हैं कि इकोनॉमिकली और हमारा जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो फैसले हैं उसमें हमारा जो से है तो वो भी माना जाए, बाकी आपका भी से लिया जाए, दूसरे का भी से लिया जाए। लेकिन जोसेफ ने कह रहे हैं भाई साहब इकोनॉमिकली मल्टीपोलर है, कि चाइना एक बड़ा पोल है, इंडिया एक पोल है, ब्राजील भी एक पोल है, जर्मनी भी एक पोल है, यूएसए भी पोल है, फ्रांस भी है, तो मल्टीपल पोल्स हैं, राइट। इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग नेशंस अब हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं। गैप जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना पहले होता था। आप कहेंगे पहले का मतलब? पहले का मतलब है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब होता था यूरोप के कुछ देशों के बीच की पॉलिटिक्स, क्योंकि दुनिया के बाकी देश तो इन्हीं के गुलाम होते थे। अरे स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, इन सब ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो वो जो एरियाज थे, वो एरियाज तो कहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ से रख सकते थे, जो खुद एक्चुअली कॉलोनी थे, है कि नहीं। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, राइट, ये तो बात फैक्ट है। जो तीसरा डी है वो कहते हैं कल्चरली डिफ्यूज्ड है दुनिया आजकल। कल्चरली डिफ्यूज का मतलब, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको वेरियस काइंड ऑफ कल्चर्स यूरोप में मिल जाएंगे, यूएसए में मिल जाएंगे, इंडिया में मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया कल्चरल पैकेट्स में बटी हुई है, अब डिफ्यूज्ड है। तो यह है 3D मॉडल ऑफ जोसेफ नए। अब इसकी वजह से इनसिक्योरिटीज भी हैं। इनसिक्योरिटी क्या? अच्छा मिलिटरीली आप सुपीरियर हो, ओ अब वर्ल्ड मल्टीपोलर है, लेकिन हम तो अपनी हेजेमनी चाहते हैं। अब अपनी हेजेमनी बनाने के लिए आप दूसरों पर सैंक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि यूएसए ने वेपनाइजेशन किया डॉलर का, रशिया पर सैंक्शन लगाए, ईरान पर सैंक्शन लगाए। तो सोचो रशिया ईरान इन सैंक्शन से अपने आप को प्रूफ करने का कि भाई आगे हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो जितना आज हो गई है, कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अपना पार्ट बनाया, उसके बाद से ये ग्राफ शो कर रहा है, देखिए 83.1% ऑफ मतलब लोस्ट वर्ल्ड ट्रेड है रशिया के लिए। मतलब रशिया का इतना जो वर्ल्ड ट्रेड है वो डिक्रीज हो गया था उस टाइम पर। तो रशिया सोचेगा यार तुमने तो हमारे यहाँ मतलब बेरोजगारी की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और ऐसे देश में जहां पर ऑटोक्रेसी चलती हो तो वहां पर जनता को कंट्रोल करना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जनता फिर उसके सामने उठ खड़ी ना हो। और यूएसए तो यही चाहेगा, हम सैंक्शन लगाएंगे, तुम्हारी जनता को प्रॉब्लम होगी, भड़काएंगे और सड़कों पर लाएंगे। तो यानी कि अब इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो ये कंपटीशन की वजह से भी ग्लोबल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। उसके बाद है क्लाइमेट रेजिलेंट कॉरिडोर्स। क्लाइमेट रेजिलेंट ये क्यों चाहिए? एग्जांपल देते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कॉरिडोर जो हैं वो उतने रेजिलेंट ना रहें। एग्जांपल, कुछ पोर्ट्स हैं, पोर्ट शायद उतने सिक्योर ना हो। अगर पोर्ट सिक्योर नहीं है, आपका कनेक्टिविटी का जो एक पॉइंट है अगर वो थ्रेटन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्या आप अपने देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को उसके भरोसे रख सकते हो अगले 50 साल के लिए? आंसर इज नो। आपको अल्टरनेटिव बनाने पड़ेंगे और अल्टीमेटली सर्वाइवल इज द की।
तो अगर दुनिया ट्रांजिशन कर रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ, दुनिया ट्रांजिशन कर रही है अपने 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 देश के लिए अदर क्रूशियल रूट्स खोज रही है, तो हमें भी वो क्रूशियल रूट्स खोजने होंगे। नेक्स्ट आता है डिजिटल सोवरेनिटी कॉरिडोर। इसका मतलब क्या है? जो आप ये अभी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के थ्रू, तो इसके पीछे एक सर्वर होगा जहां पर ये वीडियो स्टोर हो रही है, वहीं से वो स्ट्रीम हो रही है ना? कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है कि प्राइवेट कंपनी? आंसर इज प्राइवेट कंपनी। आप स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर जो क्लासेस लेते हैं, आपकी क्लासेस रिकॉर्ड कहां होती हैं? AWS सर्वर पर, अमेजन के सर्वर पर। और अमेजन के सर्वर की हेजमनी है। अमेजन एंड गूगल, आपको ही लगता है, ऐसा लगता है कि जो डिजिटल कॉरिडोर है भाई साहब, उस पर तो इनका कंट्रोल है, मतलब इतना वर्चस्व है इनका। अब सोचो चाइना जैसा देश क्या सोचेगा, रशिया क्या सोचेगा, नॉर्थ कोरिया क्या सोचेगा, ईरान क्या सोचेगा? कहेगा यार अगर इकोनॉमी डिजिटल हो रही है और इन सर्विसेज पर इनका कंट्रोल है, तो यार ये तो कभी भी मिसयूज कर सकते हैं। इसी वजह से देखो चाइना जो है, कितने सारे जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक एटसेट्रा, ये चाइना में नहीं चलते, चाइना अपना बनाता है। लेकिन बात यह है, क्या आप चाइनीज लोगों से उन प्लेटफॉर्म पर ऐसे कनेक्ट हो सकते हो जैसे दुनिया कनेक्ट हो रही है? आंसर इज नो, क्योंकि चाइना में व्हाट्सएप नहीं चल रहा, वीचैट चल रहा है, बाइडू एटसेट्रा। तो पॉइंट ये, चाइना चाहता है यार अगर हमें भी डिजिटली कनेक्ट करना है दुनिया से, तो हमें वेस्ट की ये डिजिटल कॉरिडोर की हेजेमनी को भी हटाना है और इस पर भी अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम करना है। तो ये भी एक कॉरिडोर की लड़ाई है, देख रहे हैं डीप। तो अब हमें क्या एक्सप्लोर करना है? अभी तो मैंने आपको एक कंटेक्स्ट सेट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसकी गहराई तक जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, चाहे किसी को जियोपॉलिटिक्स का जी ना पता हो। देखिए, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि यार कौन पावरफुल हो रहा है और कैसे पावरफुल हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और पर्टिकुलर रीजन की पॉलिटिक्स में भी ये कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल है। जैसे BRI का इंडिया चाइना जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर एक इंपैक्ट है कि नहीं? अरे बिल्कुल है भाई साहब। पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां से लेकर जा रहा है, पाकिस्तान चाइना के बीच में ये POK से CPEC होकर जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यानी कि एक तरीके से इंडिया की सोवरेनिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, और चाइना एक सिग्नलिंग भी दे रहा है बाकी देशों को, साउथ एशिया के। देखो, इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करता है ना रीजनल पावर, कि देखो हम बड़े भाई हैं, और नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बताना। चाइना इसके थ्रू ये भी सिग्नलिंग देता है कि देखो, जिस एरिया को इंडिया अपने मैप में दिखाता है, उस एरिया से तो चाइना अपना CPEC ले जाता है बिना इंडिया से परमिशन लिए। तो लुक हु इज द लीडर। और ये सिग्नलिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है जियोपॉलिटिक्स में, तो रीजनल स्टेबिलिटी से भी कनेक्टेड है। प्लस जो सिटीजन्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी लाइफ पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। चलिए अब आते हैं BRI पे, जो कि फर्स्ट एक्चुअली कॉरिडोर है जो चर्चा में है। हु जिनताओ, शी जिनपिंग से पहले जो मतलब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि चाइना को ना इन कॉरिडोर के गेम में आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया चाइना को घेरना चाह रही है। जो भी ताकतवर होने लगता है ना, दूसरे घबराते हैं और ग्रुप बनाते हैं, काउंटर कोएलिशन बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो शी जिनपिंग ने 2013 में आह्वान किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक एन ऑफर विच आर एडवर्सरीज आर नॉट गोइंग टू रिफ्यूज। सबने सोचा ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? जैसे यूरोप है, तो यूरोप को USA मानता रहा है, वेस्टर्न यूरोप को स्पेशली, कि यार ये तो हमारे साथी हैं, ये तो हमारे ब्लॉक का पार्ट है। लेकिन जर्मनी, फ्रांस, उनके अंदर की जो जरूरत थी, चाइना ने उसको पहचाना। जर्मनी, फ्रांस कह रहे थे कि यार हम ना USA पर डिपेंडेंस नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि USA के अलावा हमें कोई अल्टरनेटिव मिले, तो हम भी ग्रो होना चाहते हैं। तो चाइना ने कहा हम ग्रो कराएंगे ना, जो आपके स्ट्रक्चरल लूपहोल्स हैं, लूपहोल्स का मतलब भाई आप जो ट्रेड करने में आपको परेशानियां आती हैं वो हम रिजॉल्व कर देंगे, हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाएंगे। तो हम रेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे चाइना से यूरोप। तो यूरोप ने कहा पैसा बहुत खर्च होगा। चाइना ने कहा पैसे की क्यों प्रॉब्लम ले रहे हैं, हम है ना। क्योंकि चाइना ने 1980 से लेकर और 2013 के बीच में बम्पर पैसा कमाया। 1990s में चाइना और इंडिया की GDP लगभग 1 और 2, अगर मैं 2006 की बात करूं डबल, और उसके बाद फिर तो भाई बढ़ती चली गई, अब तो ह्यूज गैप आ गया। तो उसके बाद इन्होंने कहा ग्लोबल कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी हमारी। ध्यान रखिएगा, जब शी जिनपिंग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो शी जिनपिंग कह रहे हैं वी आर डूइंग दिस आउट ऑफ आवर व्यू दैट वर्ल्ड शुड हैव इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड। ध्यान रखिएगा, अगर आपको वर्चस्व बनाना है, तो वर्चस्व में आप दुनिया को नहीं दिखा सकते कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। जिसको वाकई डोमिनेट करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम वर्चस्व कहते हैं, शॉर्ट टर्म डोमिनेशन तो आता है जाता है, वर्चस्व लॉन्ग टर्म रह सकता है। वर्चस्व में आपके पास हार्ड पावर भी होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट पावर भी जरूरी है।
यानी कि लोग खुद ही अट्रैक्टेड हो आपसे कि यार आप तो कमाल हो, बहुत फायदे के हो। चाइना ने एग्जैक्टली यही किया। चाइना ने इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू ने बताया कि आप तक ट्रेड आसानी से पहुंचता रहेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेड कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेड कम तो बिजनेस को फायदा ज्यादा। आपकी कंपनीज अगर यहां पर ऑर्डर देना चाहती हैं दीजिए और मैन्युफैक्चरिंग कराइए। जो अगर मैं डॉलर की बात करूं, $1 में जो वहां पर बन रहा है हम 15 सेंट में बनाएंगे। सोचो कितना बेनिफिट है। तो यूरोप ने कहा फायदा तो है। इसी वजह से अगर यूरोपियन यूनियन की आप रिलेशन इनिशिएटिव्स को पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड मल्टी प्रोंग्ड इनिशिएटिव्स बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड चाइना एज ऑफ नाउ। भले ही आप सोचते रहे अरे यार ये तो यूरोप और जो यूएसए है ये तो मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे। देखिए हकीकत यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट जस्ट अबाउट नैरेटिव्स। कई ऐसी बातें हैं जो इंडिया की मीडिया नहीं बताती है। अगर आप ग्लोबल मीडिया को ट्रैक करेंगे जिसमें कि इन देशों की मीडिया भी होगी, कुछ इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स भी होंगे। यहां पर वर्ड है इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स, नॉट यूएस बैक्ड थिंक टैंक्स। ज्यादातर जो पॉपुलर हैं इंडिया में, जिस पे हमारे जर्नलिस्ट जिनको पढ़ के अपनी आर्टिकल लिख देते हैं, वो सब यूएस बेस्ड थिंक टैंक्स होते हैं। उनकी मतलब कहते हैं कि यार यही है, मतलब क्या बात है। लेकिन बात ये वो आपको वो नैरेटिव बता रहे हैं जो एंटी चाइना है। और कई बार अपने जो आपका एडवर्सरी है उसके खिलाफ नैरेटिव्स अगर आप बोलते रहते हैं तो कई बार आप हकीकत से दूर हो जाते हैं। अगर हकीकत को जानना है तो समझिए कि इस ट्रेड रूट के थ्रू वाकई चाइना यूरोप के करीब आ रहा है। दैट्स अ फैक्ट। ऐसा ही नहीं है कि फ्रांस से मैक्रोन चाइना में आते हैं और कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू टो द लाइन ऑफ यूएस से। सोचो जो आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके खिलाफ आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो तो कुछ तो बदले में मिलता होगा, कुछ तो फायदा होता होगा, राइट। तो ये वही है। और मैरीटाइम तो उनका है ही प्लान कि अल्टीमेटली पोर्ट कनेक्टिविटी से उनका कहना है कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन, इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स बनाने हैं। उसका रीजन भी देखिए क्या है। चाइना को जरा इसके बॉर्डर को देखिए, ये सारे इस एरिया से लैंडलॉक्ड है। उसके पास ओपनिंग कहां है? साउथ चाइना सी में है और ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में कौन बैठा है? यहां पर जापान और यहां पर ताइवान। ताइवान को तो हम मिलिट्रीली कोई इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं मान सकते, लेकिन जापान पे है मिलिट्री बेसिस ऑफ यूएसए। जापान है फ्रंटियर ऑफ यूएसए। मतलब यूएसए मानता है कि हमारी सुरक्षा इस रीजन में, जिसको हम पैसिफिक कहते हैं, वो इस फ्रंटियर के थ्रू होती है। तो अगर कभी चाइना पर प्रेशर क्रिएट करना हो तो ये समझ लीजिए कि यूएसए इतना करीब है चाइना के, राइट। और इधर साउथ चाइना सी में यहां पर फिलीपींस, यहां पर वियतनाम। तो इनके साथ ऑलरेडी जो यू कैन से चाइना के इस एरिया को लेकर इश्यूज चलते ही रहते हैं। उसको हम कहते हैं साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, स्पार्टली एंड पैरासेल आइलैंड, जिस पर चाइना अपना क्लेम बढ़ाता है। लेकिन पॉइंट ये है, चाइना वहां पर भी, वियतनाम के साथ भी उसने वही किया। एक टाइम पर वियतनाम की फिशिंग बोट को डुबा दिया और कह दिया कि देखो यार वियतनाम, तुम हमारे वाले एरिया में आ रहे हो। वियतनाम कह रहा है तुम्हारा कैसे हो गया? इंटरनेशनल कानून के हिसाब से तो वो मेरा एरिया भी बनता है। तो अब इंडियन मीडिया वहां पर कह रही थी अरे देखो अब जो है वियतनाम तो चाइना का दुश्मन बन गया। इंडिया ने भी $50 मिलियन का क्रेडिट दिया वियतनाम को कि ठीक है चलो भाई, इस रीजन में हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे तो इसका जो कॉरिडोर का जो पॉलिटिक्स है उसको कुछ हम वीक करेंगे। और वो करना भी पड़ता है इंडिया को। तो हमने किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहां पर चाइना कह रहा था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे हम इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो ना डिस्प्यूटेड रीजन है, राइट, और अंडर करंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान है। वी हैव नथिंग टू डू बिटवीन व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वी हैव डीहाइफनेटेड स्ट्रेटजी। ये इनका कहना था, ये इनका जवाब था। हमने वियतनाम को $50 मिलियन दे दिए, जाओ हथियार खरीदो, हथियारों के लिए हैं ये। फिर चाइना कहने लगा अरे आप इनको $50 मिलियन क्रेडिट दे रहे हैं हथियारों के लिए? हमने कहा हाँ दे रहे हैं, वियतनाम के साथ हमारे रिलेशन है, लेकिन अरे हमारे तो इनके साथ दिक्कत चल रही है ना, चलने दो भाई। इसके बाद हमारी जो कंपनी है ONGC, उसकी एक फॉरेन आर्म है ONGC विदेश लिमिटेड, OVL, अगर आपने सुना हो। OVL को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का इन दिस रीजन बाय वियतनाम। और वो उस रीजन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वियतनाम के है, समुद्र का वो भाग जो अभी कंट्रोल में वियतनाम के है, लेकिन चाइना कहता मेरा है। तो हमने कहा यहां पर हमारी कंपनी एक्सप्लोरेशन करेगी। तो चाइना ने कहा ये तो गलत है, मतलब वो उस एरिया को तो मैं भी क्लेम करता हूं, वियतनाम भी क्लेम करता है, तो आप कैसे केवल वियतनाम से ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं? इसका मतलब है आपने मान लिया है कि वो वियतनाम का है। तो हम कह रहे हैं कि कुछ मेमोरी को कुछ टिट फॉर टैट कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही कह रहे थे, वहां तो तुम मानने नहीं थे। तो मतलब वही है कि सेम स्ट्रेटजी इन केस ऑफ वियतनाम। खैर
तो ये तो साइड बाय साइड चलता ही रहता है। चाइना की जो स्ट्रेटेजी है उसका सेंट्रल जो यू कैन से पॉइंट है वो ये है कि यार हम तो ना इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। अभी जो है वेस्टर्न डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको ना एक्सेस टू वेल्थ है नहीं इतना, मतलब वर्ल्ड बैंक ये उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में उतना सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। इनका ज़्यादा फोकस तो उन्हीं पर रहता है, वेस्टर्न नेशंस पर रहता है। तो चाइना ने कहा कि हम देंगे डेवलपिंग नेशंस को पैसा, क्योंकि पैसा तो बहुत आया था, क्योंकि एक्सपोर्ट लेड उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की थी। लेकिन उस पैसे के बलबूते हुआ क्या? ये हुआ, ये सारी कंट्रीज जो हैं इस समय चाइना के डेट में हैं। पाकिस्तान का नाम तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। और मजे की बात यह है कि डेट दिया और आपको लग रहा होगा अच्छा मतलब ये पैसा पूरा पाकिस्तान ले गया। ऐसा है नहीं, गेम अलग है। गेम ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर अगर मान लीजिए $60 बिलियन हमने कहा कि हम ओवरऑल आपको देंगे लॉन्ग टर्म पे जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें से 90% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि जब मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोल रहा हूं ना तो कई लोग सोचेंगे अच्छा रोड बना रहे होंगे। खाली रोड नहीं बनती, आपको पोर्ट भी उसमें बनाना पड़ता है, बीच में इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाने पड़ते हैं, आपको सिटीज भी बनानी पड़ती हैं, आपको रेल नेटवर्क भी बनाना पड़ता है, आपको पावर प्लांट भी बनाने पड़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट और अदर पावर प्लांट विच आर पॉसिबल। तो तब जाकर बनता है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर है वर्ड, समझ में आ रही है ना बात? ये केवल रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है केवल, क्योंकि कोई रोड तभी चलेगी जब उस रोड पर फैसिलिटीज होंगी। बात समझ में आ रही है? इस वजह से तो खैर 90% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चाइना के पास हैं। तो एक तरीके से हमने तुम्हें उधार दिया, फिर हमने 90% कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनियों को दिलाए, तो एक तरीके से उधार देकर वही पैसा घूम के हमारी कंपनी को दे दो। पहले पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हें ना अरे जॉब मिलेंगी, लेकिन जॉब में भी मेजर जो लेबर है, लेबर तक मतलब इंजीनियर्स वगैरह तो आ ही रहे हैं चाइना से, लेबर भी वो चाइना से लेकर आ रहे हैं। तो अपने देश के लोगों की जो जॉब की इशू है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है एक सपना कि भाई साहब बहुत पैसा बनेगा, और उस चक्कर में आप डेट में आते जा रहे हैं क्योंकि उतना पैसा बन ही नहीं रहा। तो अब जो चाइना पर ये जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, सेम एलिगेशंस लग रहे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट लॉन्ग टर्म लीज इनको मिल गई। ऐसे ही पाकिस्तान, जिबूती, बांग्लादेश, मालदीव्स, सब जगह यही आरोप लग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर पता है कि ये डेट ट्रैप है, ये उधार देना एक ट्रैप है, तो फिर सर लोग मान कैसे रहे हैं? देखो, कुछ देशों की आंखें खुल रही हैं जिनको लगता है कि हमारी जरूरत है कम और चाइना की जरूरत है ज्यादा, तो आपकी नेगोशिएशन हो जाती है स्ट्रांग, जैसे कि नेपाल के केस में हुआ। नेपाल ने कहा कि देखो आप ना हमारे यहाँ हाइड्रो पावर में, टेलीकम्युनिकेशन, 5G नेटवर्क में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, बट वी हैव अदर अल्टरनेटिव्स एज वेल। तो चाइना ने कहा अरे हमारे अलावा कौन अल्टरनेटिव है? ट्रांस हिमालयन रेलवेज बनाएंगे। तो नेपाल ने कहा देखो हमें कहानी मत बताओ, अल्टीमेटली हमें पता है कि इससे आपको भी फायदा होगा, और आपको तो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इतना ज्यादा होगा कि इकोनॉमिक एडवांटेज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज क्या? आप इंडिया पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। अगर नेपाल के रास्ते आप रेलवे ले आते हो और इंडिया के बॉर्डर तक वो आ जाती है, तो भाई साहब आप आसानी से ट्रूप मूवमेंट कर सकते हो फ्यूचर में। तो नेपाल ने कहा हमारी वैल्यू हम समझते हैं। उसके बाद उसने जो डेट है उसकी कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया, इवन सिग्निफिकेंट पोर्शन नेपाल ने एज अ ग्रांट ले लिया। तो यानी कि नेशंस की आंखें खुल तो रही हैं, राइट, लेकिन जिनको ज्यादा ही जरूरत होती है वो अभी भी लेते हैं, जैसे अफ्रीका के कई नेशंस। इसमें कई बार पॉलिटिकल वीकनेस भी होती है रीजन। जैसे एक बुक है ना, व्हाई नेशंस फेल बाय डेरेक ए स्मोगलू, वो क्या कहती है? किसी भी देश की स्ट्रेंथ या वीकनेस उस देश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस तय करते हैं। यानी कि अगर वहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनको लगता है, लीडर को लगता है अरे भाई अभी उधार लो और जब तक ये चुकाना है तब तक तो मैं रहूंगा ही नहीं, लेकिन करप्शन से मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो करप्ट प्रैक्टिसेस इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर ब्रिंगिंग डूम टू दीज नेशंस। अफ्रीका में इतने सारे नेशंस, फॉर एग्जांपल युगांडा, केनिया, वहां पर जो इश्यूज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइनाज डेट सर्विसिंग, वो एक एंगल ये भी बताया जाता है। खैर, ये कशगढ़ से लेकर ग्वादार। अब इसमें एक एंगल और समझिए कि आपका साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी दोनों तरफ जो है काउंटर स्ट्रेटजी आ सकती है यूएसए की अगेंस्ट चाइना। जो वेस्टर्न पार्ट है चाइना का, ये लैंडलॉक्ड है, तो वेस्टर्न पार्ट को अगर कनेक्ट कर दिया जाए ग्वादार से, और ग्वादार के थ्रू फिर अल्टीमेटली गल्फ से ट्रेड कर दिया, अफ्रीका से ट्रेड कर लिया, तो चाइना की जो डिपेंडेंस है वो इस वाले पार्ट पर कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। प्लस वेस्टर्न पार्ट में प्रोग्रेस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो चाइना इस वजह से भी इस कॉरिडोर पर फोकस कर रहा है, राइट। तो ग्वादार इज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी एज वेल। कशगढ़ और इस्लामाबाद के थ्रू कराची एंड देन ग्वादार। अब इंडिया का भी फिर काउंटर प्लान यही है
हम आईएनएसटीसी पर जो फोकस करते हैं, मैं शो करता हूं, आईएनएसटी का छबार पोर्ट कहां है, यहां है, और छबार पोर्ट के थ्रू हम फिर अफगानिस्तान के थ्रू फिर सेंट्रल एशिया। ये रहा। नाउ ग्लोबल रेल नेटवर्क, जो मैंने बताया ना चाइना और यूरोप के बीच में रेल नेटवर्क जो यूरोप की सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, ये देखिए कई लोगों को लगता है रेल नेटवर्क अभी काम ही कहां कर रहा होगा। ये देखिए भाई साहब, 3 कंपोनेंट हैं इसके, आपका वेस्टर्न कंपोनेंट, ईस्टर्न कंपोनेंट एंड सेंट्रल कंपोनेंट। ऑलरेडी कनेक्टिविटी जर्मनी तक है, जर्मनी से तक उनका ट्रेड चल रहा है चाइना से, राइट, तो इट इज ऑलरेडी लाइव। मैरीटाइम सिल्क रोड के लिए पोर्ट इन्वेस्टमेंट, श्रीलंका, ग्वादार, तो मैंने इसका एग्जांपल आपको दे ही दिया है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ पे भी चाइना का फोकस है ही। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, अभी तक आपको पता लग गया इतने डिस्कशन से कि भाई साहब ट्रेड के साथ साथ डुअल यूज हो सकता है, राइट। फिर है डिजिटल सिल्क रोड, DSR इसको बोला जा रहा है। इसमें काम आती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट, 5G नेटवर्क। जैसे जो आप ये क्लास देख रहे हो, मैंने कहा था कि इसमें यूएस की प्राइवेट कंपनीज का मेजर से है, जैसे गूगल, अमेजन। आप ये देखिए जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं या सैटेलाइट्स हैं या 5G नेटवर्क है, उस पर कंट्रोल किसका है, प्राइवेट कंपनीज का है। क्या ये प्राइवेट कंपनीज ग्लोबल लेवल पर अभी चाइना की हैं कि वेस्टर्न नेशंस की? आंसर है वेस्टर्न नेशंस की हैं। चाइना इसको चेंज करना चाहता है। चाइना का कहना है कि अगर मेरी कंपनीज आपको सेम सर्विसेज अगर लेस कॉस्ट पे दे देंगे, जैसे ZT, हुआवे, तो बताइए किसकी तरफ आप रहेंगे? तो दुनिया कहेगी भाई आपकी तरफ रहेंगे। तो चाइना वॉन्ट्स टू डोमिनेट दिस डिजिटल फील्ड एज वेल। लेकिन चाइना का मॉडल डिफरेंट है, एक्चुअली छोटा सा डिफरेंस है। जो वेस्टर्न मॉडल है, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो या USA हो, उसका मॉडल है कि प्राइवेट कंपनीज लेड हो, ओपन मॉडल हो, यानी कि सीधा गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। हालांकि गवर्नमेंट नजिंग कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है जियोपॉलिटिकल पर्पस के लिए। चाइना कहता है जो काम आप छुप कर करते हो हम खुलकर करेंगे। मतलब हुआवे, ZT का इस्तेमाल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने एजेंडा के लिए करती है, और क्लियरली ये भी बोलती है कि फ्यूचर में जो DSR है उसका हमारा मॉडल है कि स्टेट शुड हैव कंट्रोल ओवर डिजिटल स्पेस। इसी को वो कह रहे हैं डिजिटल सोवरेनिटी। ध्यान रखिएगा, स्टेट की सोवरेनिटी नहीं है। इसी वजह से आप देखते हैं कई बार व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट हो जाता है, फेसबुक वर्सेस गवर्नमेंट हो जाता है। एनक्रिप्शन का इशू सुना था ना आपने कि अरे डेटा इज सेफ विद व्हाट्सएप, डेटा इज सेफ विद फेसबुक, हम सारा डेटा नहीं दे सकते क्योंकि हमारा प्रॉमिस है हमारे कस्टमर को। ये जो डिबेट चलती है, चाइना कह रहा है जब चाइना की कंपनीज होंगी तो ये डिबेट रहेगी नहीं। जिस देश ने अडॉप्ट की हमारी कंपनीज का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और 5G नेटवर्क, तो समझ लीजिए तो अल्टीमेटली हम वहां की सरकार को पूरा से देंगे। भाई साहब आपका देश, आपका कंट्रोल होना चाहिए डिजिटल मैटर पर, ना कि इन प्राइवेट कंपनीज का। ये प्राइवेट कंपनीज कैसे प्रोमिस कर देंगी, वैसे जैसे कि हम चाहते हैं। और इसी वजह से आप देखो कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को मोल्ड भी किया है। ट्विटर जो आज X है, उसके भी स्टेटमेंट्स आते हैं कि देखो नाउ वी आर एक्चुअली बाउंड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट्स। चाइना कहता है ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्लियर कट आपका डोमिनेंस होगा गवर्नमेंट्स। तो ये इनका रीच है। प्लस इससे फायदा होगा, चाइना अपने स्टैंडर्ड्स को प्रमोट कर पाएगा। जैसे आज उनकी कंपनी अपने स्टैंडर्ड को प्रमोट करती हैं, तो ये अपने स्टैंडर्ड को प्रमोट कर पाएगा। गूगल प्लेटफॉर्म और अमेजन का अल्टरनेटिव बन पाएगा। जैसे अगर मैं इंटरनेशनल पेमेंट की बात करूं, तो ये भी डिजिटल कॉरिडोर का एक पार्ट है। जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, यही मेजर कंपनीज है। जैसे अब उसका अल्टरनेटिव हम इंडिया में रुपए देखते हैं। आप में से कितने लोग एक्चुअली रुपए कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने देखा, आपका किसी भी बैंक का कार्ड हो, उसके नीचे देखना वीजा या मास्टर कार्ड लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है वर्ल्ड ओवर जो एक्सेप्ट होता है वो वीजा और मास्टर कार्ड होता है। इस वजह से कई सारे बैंक्स अपने कार्ड की पॉपुलैरिटी के लिए और कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए, चाहे SBI हो चाहे कोई और भी हो, तो वो सब जो है वीजा या मास्टर की फैसिलिटी रखते हैं और आपके कार्ड पर शो करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन इटसेल्फ, चाइना का कहना है कि यार सोचो दुनिया जो है डिजिटली कन्वर्ज हो रही है, मार्केट जो है ऑलरेडी ऑनलाइन है। तो अगर ऑनलाइन मार्केट पर डोमिनेंस वेस्ट की कंपनीज की है, तो ये कभी भी चाइना को या जो इनका एडवर्सरी उसको कट ऑफ कर सकते हैं। आज ये सैंक्शन लगाते हैं ट्रेड पर, तो वो डिजिटल एरिया में भी तो लगता है। एग्जांपल याद है आपको, स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस, स्विफ्ट, अरे रशिया से ट्रेड नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपको स्विफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चाइना रशिया ने क्या करा, जाए मतलब स्विफ्ट को साइडलाइन करो, हम अपना अल्टरनेटिव बना लेते हैं। तो अपना अल्टरनेटिव इन्होंने बनाया। तो ये गेटवे ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव टू वेस्ट यहां पर बन रहा है। तो डिजिटल गवर्नेंस की भी यहां पर राइवलरी है और चाइनीज टेक्नोलॉजी डोमिनेट करना चाहती है इस फील्ड को। अब BRI का तो हमें पूरा इश्यू समझ में आ गया है जी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लैंड भी है, मैटाइम भी है और फिर डिजिटल भी है। क्लियर है बात। अब क्रिटिसिज्म क्या है, कहा है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मतलब प्रोजेक्ट मैनेज आपकी चाइनीज कंपनी करती है, बट एग्रीमेंट में
लैप्स है, उसका मतलब गैप है जिसका फायदा आपकी कंपनीज उठाती हैं, आप उठाते हैं। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर हुआ, फाइनेंसिंग की जो टर्म्स है वो ड्यूएस में डाल देती हैं उस देश को। डेट सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि कैसे हम आपका पैसा वापस करेंगे, प्लस क्लाइमेट चेंज, लोकल कम्युनिटीज को जो नुकसान होता है वो तो है ही, ये तो जनरल इशू है ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईमेक। G20 2023 में आईमेक पॉपुलर हुआ और आईमेक कनेक्ट कर रहा है, आपको बता दिया था मैंने, इंडिया से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से यूरोप, और यूरोप से फिर फर्दर कनेक्टिविटी का जो प्रोग्रेस है वो यूएसए तक होगा। यूएसए अगर आप यूरोप तक कनेक्ट करो, यूरोप और यूएसए की जो मार्केट है वो तो डीपली कनेक्टेड है ही। लेकिन ये किस टाइम पर था? ये बाइडेन के टाइम पर था। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप उतनी ही बैकिंग इसको देंगे? तो कई लोग सोचेंगे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं देंगे, बट याद करिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी लेगेसी छोड़ना ही ये वाली चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में पीस एंड स्टेबिलिटी लेकर आए। एटलीस्ट शो तो यही किया था 2016 से 2020 तक। और जब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर वो सऊदी, यूएई, इजराइल, इन सब देशों में स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड भी कराया था। हालांकि सऊदी वाज नॉट पार्टनर टिल देन, बट कहा जा रहा था कि अगर ये इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट ना होता तो शायद इस वाले, जब अब चुने गए हैं ये, तो अब शायद सऊदी भी इसका पार्टनर हो जाता। खैर, पॉइंट ये है कि आईमेक जो है रिलायबल एफिशिएंट नेटवर्क बनाएगा। ये एक प्रपोज रूट है, अभी नहीं आया, लेकिन सऊदी और यूएई दोनों इस आईमेक रूट में पार्टनर हैं और ये इजराइल से भी कनेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं? तो सऊदी जो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है वो इजराइल से कनेक्ट कर रहा है, जॉर्डन से कनेक्ट कर रहा है और फिर यूरोप तक कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप सेम रूट पर हैं और उस रूट पर ट्रेड के लिए आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होगा कि नहीं होगा, यानी कि रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में मदद मिलेगी। अब ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल का मतलब है इसमें शिपिंग वाला कंपोनेंट भी है, इसमें रेल नेटवर्क कंपोनेंट भी है, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। ये देखिए ऐसे होकर ये यहां से जाएगा। आईमेक्स से डिपेंडेंस आपकी डिक्रीज नहीं हो जाएगी सुएज वाले रूट पर, प्लस आईएनएसटीसी पर, प्लस वो केप ऑफ गुड होप के डिपेंडेंस, यानी कि जो हूथी रिबल्स धमकी दे रहे थे कि हम यहां पर हमला कर देंगे, क्या उस पर उतना डिपेंडेंस रहेगा? नहीं। तो यमन वाले लोकेशन की यू कैन से जो जिसको चौक पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो उसकी डिपेंडेंस जो है कम हो जाएगी, राइट। लेकिन जो कॉरिडोर ऑफ ट्रस्ट है, ये मतलब क्या है? अगर आपको बीआरआई का अल्टरनेटिव बनना है तो आपको बताना पड़ेगा वी आर गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। यहां पर कोई डेट ट्रैप जैसा नहीं होगा। यहां पर मेंबर नेशंस कोलैबोरेट करेंगे, फाइनेंस का कोई सोल्यूशन निकालेंगे जो कि कंसर्टेड एफर्ट होगा। प्लस इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बाद सिचुएशन एक्चुअली डिफिकल्ट हुई है, लेकिन आई वाज सर्चिंग फॉर द अपडेट विच हैपेंड इन 2025। तो आईमेक को लेकर मीटिंग हुई और मीटिंग को लेकर कन्वर्जेंस जिन मुद्दों पर होना चाहिए उस पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यानी कि टेक्निकल डिस्कशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो इसका मतलब है भले ही ये इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईमेक जो है वो अब बस आइडिया रह गया, कुछ नहीं हो रहा, ग्राउंड पर हो रहा है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि एक आइडिया आता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट होते होते 15 से 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, लेकिन उस पर सस्टेन्ड एफर्ट्स तो होते रहने चाहिए। ऐसा ये PGII, ये एक्चुअली G7 नेशंस का आइडिया है। इनका मानना है कि $600 बिलियन हम साथ लेकर आएंगे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जहां पर चाइना इन देशों की इकोनॉमीज को, इन देशों की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहता है, हम उनको वहां से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? इन देशों को क्या चाहिए यार? क्लाइमेट रेजिलेंट आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, हम हेल्प करेंगे। आपके यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है, हम हेल्प करेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम हेल्प करेंगे। प्लस जेंडर इक्वालिटी लेकर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि विमेन एजुकेशन पर भी फोकस करेंगे, जिससे कि ये दिखे कि चाइना इज ट्रांजैक्शनल, चाइना इज जस्ट अबाउट ट्रेड, बट वी आर अबाउट डेवलपमेंट। हम क्वालिटेटिव चेंज लाना चाहते हैं। तो G7 नेशंस ये कह रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़े अच्छे लोग हैं सर, बताओ कितना कुछ कर रहे हैं, $600 बिलियन लुटा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? $600 बिलियन लुटाएंगे ये नेशन, G7 नेशंस? ऐसा नहीं है। अगर $1 भी जाएगा तो बदले में कुछ आएगा। तो आप कहेंगे सर वो तो गलत है। गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। बताऊं आपको, अगर आपका देश सोचेगा कि कोई आप पर एहसान कर दे तो कमजोर हैं आप। अल्टीमेटली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी कि भाई उसका इन्वेस्ट करना आपके लिए भी फायदेमंद हो, उसके लिए भी फायदेमंद हो, तभी वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा भाई। एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे 1980s की बात करते हैं, ठीक है। डेन जियाओपिंग, माओ जेडोंग के बाद जब डेन जियाओपिंग आए तो उन्होंने यूएसए को विजिट किया, सिंगापुर को विजिट किया। उन्हें एक बात समझ में आ गई कि यार सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट आया बाहर के देशों से और उसकी वजह से सिंगापुर में इकोनॉमिक ग्रोथ आई।
यूएसए की तो इकोनॉमी थी, प्राइवेट सेक्टर बूम, तो उन्होंने कहा कि मुझे बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करना पड़ेगा। उस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने रेस्ट भी किया कि यार ये दिखा रहे हैं वेस्टर्न नेशंस की इन्वेस्ट करेंगे चाइना में, लेकिन बदले में ये कंट्रोल कर लेंगे आपकी इकोनॉमी को। तो उन्होंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो देश की सरकार के पास उसके एग्रीमेंट को बनाने का पावर तो होता है ना, तो कंडीशंस हम ऐसी तय करेंगे कि चाइनीज सॉवरेनिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो कंडीशंस ऐसी तय करेंगे। चाइना ने वैसा किया और उसके बाद चाइना में जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई आप सबने देखा। तो यानी कि अगर पीजीआई ये फोकस कर रहा है, हम तो वैल्यूज पर फोकस कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, तो अब उन नेशंस पर डिपेंड करता है कि इस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए आप टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी बनाते हैं जिसमें उनको ही फायदा हो, तभी वो आएंगे भाई, तभी अपना पैसा लगाएंगे, राइट। लेकिन आपको सस्टेनेबल फायदा हो, मतलब आपके पास ही वो पावर रहे आपके देश की इकोनॉमी की, दूसरे की गुलाम न बन जाए। ऐसी ग्लोबल गेटवे, इसमें $300 बिलियन ये यूरोपियन यूनियन के देशों का प्लान है। कारण कि अगर आपको डोर्स ओपन करनी है दूसरे की मार्केट की अपने लिए, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना आप उसके लिए और क्या क्या कर सकते हो। यानी कि अगर दूसरे देश के रिसोर्सेज आपको चाहिए तो आप बताइए कि देखो हम केवल ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाएंगे, आपको केवल चाइना पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव्स चाइना का अल्टरनेटिव चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चाइना कैप्चर कर ले इस स्ट्रेटेजिक स्पेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को। हम भी हैं आपके लिए, जिससे आप हम पर भी यू कैन से विश्वास रखें, हमारे साथ भी ट्रेड करते रहें, हम भी रिलेवेंट रहें। अफ्रीका अपना भी प्रोग्राम चला रहा है। अफ्रीका कह रहा है कि यार ये बाकी देश मेरे अंदर बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो मैं भी अपना कुछ करता हूं। देखिए अभी ना एशियन सेंचुरी आप वर्ड सुनते हैं, 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बिकम एशियन सेंचुरी। ग्लोबल पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक टू एशिया, राइट, ये सुना आपने। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू कम टुगेदर, और उसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है कम, क्योंकि भाई एडवर्सरी है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, कंटेस्टेशन हमारे दोनों के बीच में है। तो ऐसे में जापान भी इसमें एक प्लेयर बन रहा है। जापान का कहना है कि यार अभी एशियन सेंचुरी पर फोकस है, तो हम चाहते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। हम नहीं चाहते कि चाइना इस एक तरीके से इन सभी देशों को अपने इन्फ्लुएंस में ऐसे ले ले कि जापान बाकी देशों को साइडलाइन कर दे, यहां पर पोर्ट के नाम पर इस पूरे एरिया को अपने अंडर ले ले, ट्रांजिट फीस हमसे लेने लग जाए। आप कहेंगे बात समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि सर जापान कुछ ज्यादा ही शक्की हो रहा है। शक्की नहीं हो रहा, जापान सच है, सच कह रहा है। जैसे अगर आप 1960s 1970s के चाइना को देखोगे तो साउथ चाइना सी में, जहां पर आज जिस टेरिटरी तक चाइना क्लेम करता है, वो क्लेम नहीं कर रहा था, क्योंकि तब तक जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंशियल थे इस एरिया में। जैसे फिलीपींस पर यूएसए 1950-60s में आप पढ़ेंगे तो यूएसए हैविंग इन्फ्लुएंस इन फिलीपींस, तो यूएसए प्रेजेंस है भाई, दिक्कत हो जाएगी अगर आप आगे अपने क्लेम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रिसीड हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज वेस्टर्न पावर्स इन दिस रीजन, चाइना ने अपने क्लेम आगे बढ़ाने लग गए। उसके बाद तो आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए साउथ चाइना सी में। तो एक बात समझ में आ गई, आर्टिफिशियल आइलैंड अगर बना लिए और साउथ चाइना सी का एक बड़ा हिस्सा वो खुद क्लेम कर रहा है, जो कि बाकी देशों का भी बैठता है अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से, यूएन क्लॉज के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ये कानून है। तो जापान ने कहा ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 85% ऑफ जापान एनर्जी पासेस थ्रू दिस साउथ चाइना सी। तो जापान ने कहा हमारा विजन है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अगर तुमने ये कंट्रोल कर लिया तो भाई हमारी एनर्जी का क्या होगा, हमारी ट्रेड का क्या होगा। तो ऐसे में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करो इन सब देशों में, जिससे कि ये चाइना के साथ ज्यादा क्लोज ना हो, डिपेंडेंट ना हो जाए। फिर आता है नॉर्थ सी रूट। ये है नॉर्थ सी रूट, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र भी किया था। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर हैं रॉबर्ट डी कापलान, नाम सुना आपने। तो कहते हैं कि ज्योग्राफी ऐसी है रशिया की, रशिया मजबूर है दूसरे को एनेक्स करने के लिए, मतलब दूसरे को कब्जाना रशिया की डेस्टिनी है, और फिर वहां से पीछे हटना ये भी डेस्टिनी है। क्या करे रशिया। हमने पूछा क्या बात कर रहे हो रॉबर्ट कापलान, ऐसे कैसे हो सकता है। कह रहे हैं कि भाई साहब इसका ये वाला एरिया देखो ना, ये वाला एरिया फ्रोजन है। अब रशिया को ट्रेड करना है तो रशिया को समझिए ज्योग्राफी को कि ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं फार ईस्ट, ये डेवलप्ड रीजन नहीं है, यहां पर अभी मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये जो रीजन है बीच वाला, ये फ्रोजन है, तो यहां पर कैसे आप हैबिटेशन लाओगे, कैसे सिटीज बनाओगे, कैसे इंडस्ट्रीज बनाओगे। तो जो रशिया की आज आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर देखते हो वो यहां है, ये वाला रीजन, और यहीं पर आपका सेंट पीटर्सबर्ग, यहीं पर मॉस्को है। तो
रशिया अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है रशिया तो कैसे करेगा भाई साहब, लैंड के थ्रू करना पड़ेगा, और ये है यूरोप। इसी वजह से यूरोप को लगता है कि सैंक्शन लगा देंगे रशिया पर तो रशिया यहां से ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। यहां से ट्रेड कैसे करे भाई, क्योंकि इस रीजन को तो अभी इतना डेवलप करा ही नहीं। व्लादिवोस्टॉक एंड चेन्नई, हम इंडिया और रशिया के बीच में कनेक्टिविटी ला रहे हैं। इंडिया भी यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, हमारी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की फर्म्स हैं वो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट ले रही हैं एक्सट्रैक्शन के, एक्सप्लोरेशन के। तो पॉइंट है वो अभी प्रोग्रेस करेगा, तो अब रशिया क्या करे, तो रशिया इसी वजह से जो मेडिटेरियन वाला एरिया है उसको एक्सेस करने के लिए, ये ब्लैक सी है तो यहाँ पर उसने क्रीमिया को कब्जा लिया, ये कैस्पियन है और ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी में अगर इस वाले एरिया को, क्रीमिया को रशिया ने कब्जा लिया, दिख रहा है ना आपको, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूं, रुको, ये देखिए ये रहा, और ये रहा क्रीमिया और ये पूरा रशिया। तो एक तरीके से यहां भी रशिया और ये भी रशिया, तो अल्टीमेटली मेडिटेरियन के थ्रू आप यहां पर आगे ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रोजन पोर्ट और वार्म वाटर पोर्ट यहां है, तो आगे अगर ये वाला आइस मेल्ट हो रहा है तो आपके पास ये रूट हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो ये तो रशिया के एडवांटेज हुई, रूट के एडवांटेज और आपके ऑयल एंड गैस जो यहां पर मिलेगी उसके एडवांटेज। इनकी सोचो आप, जो यहां से ट्रेड करना चाह रहे हैं यूरोप में वो इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुएज वाले का एग्जिस्टिंग रूट ये है। लेकिन नॉर्थ सी रूट आपको छोटा नहीं लग रहा, अरे ह्यूज कॉस्ट बच जाएगी, और कॉस्ट बच जाएगी तो भाई रशिया की इंपोर्टेंस बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो रशिया इस वजह से आइस ब्रेकिंग इक्विपमेंट्स पर फोकस कर रहा है, पोर्ट इंफ्रा पर फोकस कर रहा है, लेकिन अभी काफी टाइम लगेगा पोर्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर बनाने के लिए। अब ये देखिए आर्कटिक, यहां पर चाइना भी चाहता है कि वो भी एक पावर बन जाए, रशिया नहीं चाहता कि चाइना यहां पर एक पावर बने। मतलब चाइना तो ये तक चाहता है कि इसकी एक कोई टेरिटरी इस वाले रीजन की हम खरीद लेते हैं। यूएसए कह रहा है कि तुम कैसे खरीद लोगे, चाइना कह रहा है इतिहास देखो तो यूएसए तुम कैसे आर्कटिक पावर हो गए भाई, तुम इसी वजह से आर्कटिक पावर हो गए क्योंकि अलास्का को तुमने खरीद लिया था, याद है अलास्का खरीद लिया था रशियन एम्पायर से, है ना। तो रशियन एम्पायर देन यूएसआर दे लॉस्ट अलास्का, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास तो ये पूरा रीजन है ही आर्कटिक में, है कि नहीं। तो ये बड़ा सॉलिड डील रही वैसे यूएसए के लिए राइट। लेकिन चाइना कहाँ है, चाइना तो है ही नहीं, लेकिन चाइना चाहता है हम भी क्लेम ले लें इस रीजन में। तो रशिया और चाइना के बीच की जो डायनेमिक्स है उसमें भी आर्कटिक रीजन जो है वो इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम पर, क्योंकि एक तरफ आज चाइना एक तरीके से सीनियर पार्टनर बन गया रशिया के रिलेशनशिप में, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से जरूरत है इतने बड़े कंज्यूमर की, इतने बड़े कस्टमर की जो पैसा प्रोवाइड करे, गुड्स प्रोवाइड करे, इक्विपमेंट्स दे आपकी फैक्ट्रीज के लिए। लेकिन फ्यूचर भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरतों पर डिपेंड करते हैं, जरूरत बदलेगी रिश्ते बदलेंगे। इकोनॉमिक गेन्स होगा आर्कटिक से, बता दिया, ट्रांजिट फी भी होगा, ऑयल एंड गैस भी होगा, राइट। फिर आता है आईएनएसटीसी, ये है आईएनएसटीसी, ये देखिए इंडिया से ईरान, ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से रशिया, और रशिया के थ्रू फिर यूरोप। तो आईएनएसटीसी सन 2000 में कंसेप्चुलाइज हुआ और अभी तक काम चल ही रहा है। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद जो कोल का इंपोर्ट था हमने इस एरिया से करा भी था, तो रशिया चाहता है ये एरिया इंपॉर्टेंट बन जाए। ईरान कहता है कि यार आईएमएफ छोड़ो, इस पर फोकस करो, यूरोप तुम इसके थ्रू ट्रेड लो। लेकिन यूरोप को लगता है ठीक है, रशिया के साथ वो ट्रेड भी करते थे, जर्मनी ने तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रशिया के साथ मिलकर बनाई थी, राइट। लेकिन उनको पता है यूएसए एंड रशिया की डायनेमिक्स जो है एडवर्सरियल है, कभी भी जो है रशिया और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, सैंक्शन वॉर होते हैं, उसके चक्कर में यूएस का जो व्यापार है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इस वजह से रूट वो काबिल बनता है जिस पर ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा लोगों के लिए जरूरी होता है। आपने बहुत चमकती हुई रोड बना दी, जबरदस्त रोड बना दी, बट उस पर इतने सारे लोग आ ही नहीं रहे, तो उस पर जो आपकी जमीन है क्या उसके भाव बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। जमीन के भाव कहां बढ़ेंगे भाई? जो बाकी लोगों के लिए जरूरी है, मेजर पावर्स के लिए जरूरी है, जहां पर फुटफॉल ज्यादा वहां पर बिक्री ज्यादा, जहां बिक्री ज्यादा जमीन का रेट ज्यादा। तो इसी तरीके से समझ लीजिए, है कि नहीं। लेकिन इंडिया के लिए तो देखो क्रूशियल है, कारण आईएनएसटीसी के थ्रू हम रशिया से कनेक्ट कर सकते हैं, आईएमएफ के थ्रू हम यूरोप तक कनेक्ट कर रहे हैं, और रशिया हमारा एक रिलायबल पार्टनर है डिफेंस में भी और एनर्जी में भी, है कि नहीं। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये रीजन है, ये सेंट पीटर्सबर्ग तक कनेक्ट कर रहे हैं और फिर इसके बाद फाइनली यूरोप। छाबार तो मतलब एक तरीके से दोहरा काम कर रहा है हमारे लिए। आप कहेंगे कैसे? देखिए छाबार के थ्रू ईरान, मतलब ईरान का ही पोर्ट है, और फाइनली फिर हम अजरबैजान, ये है कैस्पियन, जो कैस्पियन सी है ना, ये भी एनर्जी रिच रीजन है, अजरबैजान को कनेक्ट कर रहा है। अजरबैजान भी एनर्जी रिच रीजन है, और ये इस साइड जो है तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन के ईस्टर्न साइड।
तो उसके साथ भी हमारी बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी। और तुर्कमेनिस्तान ऐसा देश है जो अभी भी अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाया, जबकि अजरबैजान ने खूब मजे लिए हैं, खूब एक्सपोर्ट कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तुर्कमेनिस्तान नहीं कर पाया क्योंकि तुर्कमेनिस्तान को जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एक्सट्रैक्शन के लिए, टेक की जरूरत है जिससे कॉस्ट इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन हो, तो वो भी तुर्कमेनिस्तान नहीं बना पाया। और आप सबको पता है जो बडिंग होता है उसके साथ जो पार्टनर बन जाए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वही कमाता है, राइट। तो इस दिशा से भी ये जो कॉरिडोर है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसमें रशिया ईरान ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन गए हैं। इंडिया और रशिया ईरान वो एक साथ हैं ही, और साथ में देखिए ब्रिक्स में भी एक साथ हम हैं, राइट। तो हम बाईपास कर सकते हैं रूट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज जो वो हम पर इंपोज करेंगे फिर फ्यूचर में कोई सैंक्शन हम पर लगाएं, राइट। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है आईएनएसटीसी। ये तो बात हो गई क्लियर। नाउ अब जो पेमेंट सिस्टम है, अगर हम रशिया, ईरान और इंडिया की बात करें तो ईरान पर भी सैंक्शंस हैं, रशिया पर भी सैंक्शंस हैं। तो ट्रेड के लिए अल्टरनेटिव लॉजिस्टिक नेटवर्क में काम आएगा, और अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो ट्रेड को भाई अगर किसी रूट को इंपॉर्टेंट बनाना है तो ट्रेड कैसे होगा ये भी तो बताओ ना। तो ऐसे में करेंसी स्वैप, आप हमें अपनी करेंसी दे दीजिए, हम आपको अपनी करेंसी दे देते हैं, और जब ट्रेड करना होगा तो एक दूसरे की करेंसी में करेंगे। तो डॉलर अगर सैंक्शन लगा रहा है तो हम उस पर मतलब इतना डिपेंडेंस रहेगा ही नहीं। एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल्स हैं बीच में, ये तो फैक्ट है भाई, लेकिन ये तो हर एक प्रोजेक्ट में होता ही है। नाउ अफ्रीका इंट्रा कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी, देखिए एशियन सेंचुरी के बाद जो सेंचुरी आएगी वो अफ्रीकन सेंचुरी आएगी। पता आपको अफ्रीका में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो इनके फेवर में है। अफ्रीका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिन लोगों के दिमाग में अफ्रीका की इमेज है, अफ्रीका में तो यार गरीबी, शोषण, जिनको ऐसा लग रहा है, तो बता दूं आपको ऐसा लग रहा है। और कई सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट का बेस, अपने हेडक्वार्टर्स को भी अफ्रीका में बना रहे हैं और बम्पर पैसा कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कमा रहे हैं, राइट। तो अफ्रीका की उस पिक्चर को हटाइए। अफ्रीका जो है एजुकेशन में, ट्रेड में, हेल्थ में काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, युगांडा से आपके दिमाग में क्या आता है? शायद आपके दिमाग में आता होगा ईदी अमीन, राइट। डायलॉग आता होगा, यस आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट एंश्योर योर फ्रीडम आफ्टर योर स्पीच। तो अभी तक वो डिक्टेटोरियल ट्रेंड्स वाली इमेज है, बट अफ्रीका इज चेंजिंग। 14.9% इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड को, मतलब इंट्राकॉन्टिनेंटल ट्रेड को, इंट्राकॉन्टिनेंट मतलब आपस में ही ट्रेड को बढ़ाया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, बहुत बड़ी बात है। रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स, डिजिटल लिंक्स, इन सबको ये बढ़ा रहे हैं। और अब इनका मानना है कि यार वी हैव एक्सप्लॉइटेड आवर रिसोर्सेज फॉर द मेजर बेनिफिट ऑफ वेस्ट, और हर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो क्यों ना अगर हम सारे देश एक साथ आ जाएं तो हम बेटर कंडीशंस पर उनके साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपस में ट्रेड नेटवर्क्स को बिल्ड कर रहे हैं, अपने कॉरिडोर्स को बिल्ड कर रहे हैं, और इनके लिए चाहिए इनको पैसा, और पैसे देने वाले इनके पास मतलब बहुत सारे हैं। जैसे AGC के तहत इंडिया और जापान भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। उधर BRI के थ्रू चाइना भी है, PGI के थ्रू G7 भी है, गेटवे जो है उसके थ्रू आपका यूरोप भी है। तो यानी कि मैनी नेशंस आर देयर, बट अब इनके पास नेगोशिएटिंग पावर हाई हो गई है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं तो कंडीशंस पे तो हम खेलेंगे ना, तभी तो अपनी मार्केट का एक्सेस देंगे। लैटिन अमेरिका ये एक्चुअली बाई ओशियनिक कॉरिडोर बना रहा है, अटलांटिक और पैसिफिक। तो दोनों के बीच में अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो अल्टीमेटली अगर यहां से आपको ट्रेड करके जाना तो पनामा के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, नीचे से नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आपस में ट्रेड कर सकते हो। आपका जापान वाला एरिया हो गया। ट्रांजिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, जैसे मैंने बताया पनामा पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो पनामा की डिपेंडेंस कम तो भाई इन देशों को फायदा हो जाएगा, कॉस्ट कम हो गई, है ना। इस जियोपॉलिटिकल राइवलरी में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। अगर मैं यूरोप, एशिया, USA सभी देशों के डिप्लोमेटिक कैपिटल, मतलब डिप्लोमेटिक मिशंस में जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, जितना स्टाफ खर्च कर रहे हैं, सबको कंपेयर करूं तो सबसे ऊपर चाइना चल रहा है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपने सुना है व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ मटेरियल्स, मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चाइना के कंट्रोल में है। कैसे? क्या वो सारे रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास है? नहीं, वो तो यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ की कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके टर्म्स ऐसी बना रहे हैं जिससे ज़्यादा फायदा उसको, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ। तो उसके लिए क्या चाहिए? कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चाहिए। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में यहाँ पर चाइना सबसे आगे चल रहा है। अब ये बताइए, इतने सारे हमने ये ग्लोबल कॉरिडोर्स के बारे में पढ़ा,
क्या ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं या सिर्फ ये जीरो सम गेम है? जीरो सम गेम का मतलब है अगर BRI सक्सेसफुल हो गया तो भाई ये IMEC को नुकसान है, या IMEC सक्सेसफुल हो गया तो BRI को नुकसान है, ऐसा है? या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि यार BRI भी सक्सेसफुल हो जाए, BRI का कुछ कंपोनेंट भी किस देश के लिए फायदेमंद है, IMEC भी फायदेमंद है। तो आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि यूरोपियन नेशंस कनेक्टिंग थ्रू IMEC एज वेल एज BRI, तो उनको दोनों से फायदा है, तो को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, राइट? प्योर जीरो सम गेम नहीं है। लेकिन हाँ, जब सैंक्शंस होंगे, जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो फिर यहां पर डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज होंगी। फिर ऐसा लगेगा कि अच्छा हमने सैंक्शन लगाए और तुमने सैंक्शंस को फेल कर दिया INSTC के थ्रू, तो फिर वहां पर वो एक्चुअली USA और वेस्टर्न पार्ट्स के लिए नुकसान वाला गेम हो जाएगा, राइट? तो यहां पर आप फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस देख सकते हैं। कारण क्योंकि ज़रूरतें बदलती हैं तो रिश्ते बदलते हैं, और ज़रूरतें बदलती हैं चेंजिंग डेमोग्राफी से, चेंजिंग यू कैन से नीड ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि दुनिया तेजी से क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और उसके लिए चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल, और रेयर अर्थ मटेरियल पर जो कंट्रोल करेगा AI, हाईटेक टेक्नोलॉजीज पर जो कंट्रोल करेगा, अल्टीमेटली उसके साथ कोलैबोरेशंस, और वो जिस कॉरिडोर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो कॉरिडोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। क्वेश्चन ये बनता है, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स एंड हाउ इंडियाज इंटरेस्ट आर अलाइंड ऑन दीज। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके GS पेपर 2 IR के लिए भी और PSR ऑप्शनल पेपर 2 सेक्शन B के लिए भी।